हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं 50 MCQs के ऊपर जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल का भी यहाँ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही को ढूंढना है। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली, अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, राज हड़प की नीति, लॉर्ड डलहौजी या एक से अधिक। तो अगर सहायक संधि की बात की जाए, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अगर आप तो देखिएगा तो 1798 से लेकर 1805 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके कार्यकाल में सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला क्षेत्र था वो था हमारा हैदराबाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, सहायक संधि कौन स्वीकार नहीं किया था? तो ये था इंदौर का होलकर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंदौर का होलकर। अच्छा, इसी समय एक बात और याद रखिएगा कि 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब है, इनका कार्यकाल जो था हमारा 1786 से लेके 1793 के बीच था कॉर्नवालिस का कार्यकाल। कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और ये अस्थायी बंदोबस्त लाए थे बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 के बीच में था। अब यहाँ ढेर सारी घटनाएं हुई हैं और इम्पॉर्टेंट घटनाएं। पहला कि सहायक संधि राज हड़प की नीति के तहत सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को, और सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में। इसके बाद जैतपुर, संभलपुर। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि झांसी को कब मिलाया गया था? तो झांसी को 1853 में मिलाया जाएगा, नागपुर को मिलाया जाएगा 1854 में, और अवध को मिलाया जाएगा कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में। 1853 का समय आपको याद होगा, मुंबई से थाने पहली रेल की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 1854 आपको याद होगा कि वुड डिस्पैच कमेटी शिक्षा के लिए सबसे पहली कमेटी की व्यवस्था की गई थी 1854 में। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आर्य समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो लाला लाजपत राय इससे भी संबंधित थे और इससे भी संबंधित थे। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता हैं, लाल बाल पाल। साइमन कमीशन के बारे में आप जानते होंगे, जो 1927 में गठित की गई थी। मुंबई 1928 में पहुंचा था और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके विरोध में लाला लाजपत राय के चोटिल हो गए थे, जख्मी हो गए थे, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय का एक फेमस अपना वक्तव्य था कि मेरे सर पे लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों की कफन का कील साबित होगा। तो ये सारी बातें लाला लाजपत राय से थी। नेक्स्ट, शेर शाह सूरी के पिता हसन खां सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जिसे सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है? तो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो शेर शाह के बारे में अगर पढ़े होगे तो बिहार का सासाराम जिला शेर शाह का क्षेत्र था, और इनके पिताजी सासाराम के अधिकारी थे। तो सासाराम इसका आंसर हो जाएगा, और शेर शाह का भी मकबरा सासाराम में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था? ऑप्शन में है SP केलकर, MG रनाडे या BD सावरकर। इसी तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे और 4वां क्वेश्चन होगा, चौथा नन ऑफ दीज। निगेटिव मार्किंग BPSC में 1/3 है। एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा, कट ऑफ 90 आउट ऑफ 150 जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 50,000 रुपया सरकार आपको देगी भी PT क्लियर करने पे। इसका आंसर हो जाएगा BD सावरकर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट को बताया था? तो आर्थिक संकट के बारे में बात किया था सबसे पहले, वो थे हमारे कौन? BD कौशाम्बी। ये जो हमारे व्यक्ति हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे। BD कौशाम्बी का कहना था कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य है उसका पतन आर्थिक संकट से हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरिप्रसाद शास्त्री जी का कहना था कि मौर्य साम्राज्य को जो उत्तराधिकारी था वो योग्य नहीं था, इसलिए मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? ऑड वन आउट को ढूंढना है, जो चारों से अलग है।
हरियाणा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। तो आप देख ले होगे गुजरात, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों के पास अपना कोस्टल एरिया है ना, यानी समुद्री सीमा से लगता है, लेकिन इसके पास समुद्री सीमा नहीं है और ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये भी आप देख सकते हो। तो इसका आंसर उस बेसिस पे हो जाएगा हरियाणा, लेकिन गुजरात भी उत्तर भारत के क्षेत्र में ही आता है। तो कोस्टल एरिया के बेसिस पे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे के जीतल नामक सिक्का प्रारंभ किया था? तो ये जो प्रारंभ करने वाले शासक थे इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से एक से अधिक? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी संभालता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने चिहलगानी प्रथा शुरू की थी, 40 सरदारों का गुट। बाद में इसी 40 सरदार में से एक शासक निकलता है बलबन, जो अगला शासक बनता है दिल्ली डायनेस्टी का। वैसे इल्तुतमिश की पुत्री बैठती है रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत काल के एकमात्र महिला होती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है आज से, ये साक्ष्य जो है बताया जाता है कि 5000 BC पुराना है और ये मिला है महाराष्ट्र के बागौर से। नेक्स्ट। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? तो अशोक का एक पुत्र था, एक पुत्री थी, एक था महेंद्र और एक पुत्री थी संघमित्रा। तो अशोक एक्चुअल में संघमित्रा को ही बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका को सिहली के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म के महावंश के अनुसार अशोक अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, लेकिन इसका भाई जो था महेंद्र भी इसके साथ गया था वहाँ पे श्रीलंका में। नेक्स्ट। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी? कनिष्क, पहले तो यही पूछ लेता है कि कनिष्क किस वंश का है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कनिष्क ने शक संवत, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार भी करती है। तो पहले हुआ था शक संवत का प्रचलन हुआ था, फिर विक्रम संवत का प्रचलन किया गया, गुप्त संवत का प्रचलन किया गया, मौर्य संवत का भी प्रचलन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी, जब कनिष्क गद्दी पर बैठता है। राज्यारोहण के समय में ही ये इस संवत का प्रचलन किया था। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? ये जो शासक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये है मेरे प्रिय शासक है शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्यकाल काफ़ी लंबा था और इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने ऐसी ऐसी घटनाएं की थी। इन्हीं के समय में बैटल ऑफ बक्सर का होता है, आलमगीर द्वितीय के समय में बैटल ऑफ पलासी होता है, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर इसके समय में होता है। अब इसके समय में बैटल ऑफ बक्सर होता है और बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना हार जाती है ना। ये सारी बातें शाह आलम द्वितीय से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर है। स्वप्नवासवदता नामक रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? राजशेखर, भवभूति, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे भाई? तो ये थे भास, और भास ने एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चारुदत्त। तो ये बात भी याद रखिएगा कि स्वप्नवासवाद के लेखक वास थे और चारुदत्त के भी लेखक वास थे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर मिलता है? तो अगर आप देखे होंगे मोहनजोदाड़ो मूवी ऋतिक रोशन का, तो उसमें देखे होंगे कि एक सिंग वाला हिरन है ना, लेकिन यहाँ पे हिरन है ही दिया नहीं, तो बैल यहाँ पे दिया है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कुंवर वाला बैल था और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो मिले हैं उस पर बैल का चित्र अंकित है। तो अच्छा, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक भी है ना, तो यहाँ पे भैंस भी हो जाएगा और हाथी भी हो जाएगा। इस बेसिस पे आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, मनोहर जोशी, JMC वालयोगी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप हमें ये बताना कि लोकसभा के प्रथम जनजाति अध्यक्ष कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? यानी ना तो आप टैक्स लगा सकते हैं
और ना ही टैक्स जमा कर सकते हैं। कितना अच्छा है ना। तो ये है हमारा अनुच्छेद 265। बीपीएससी लेवल है भाई, तो थोड़ा तो मॉडरेट तो रहेगा ना। इजी क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाता ना तो बहुत सारे लोग आज जॉब कर रहे होते। तो थोड़ा ये सब याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये शब्द अच्छे से पढ़िएगा, असत्य। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा करते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये असत्य ढूंढ रहा है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, अब असत्य सिर्फ यही हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल 66। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन आ गया। मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4, 1 3, 2 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक तो हमारे थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो वैसे राष्ट्रपति बने हैं, जो उच्चतम न्यायालय के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति के पद संभाले थे। जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो गई। बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनना पड़ा। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का पद खाली, लेकिन बीबी गिरी तत्काल आप क्या कर देते हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति का भी पद खाली था, राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो उस समय मोहम्मद हिदायतुल्ला उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और तत्काल उन्हें राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना पड़ता है और बीबी गिरी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो इस तरीके से एक तो मोहम्मद हिदायतुल्ला हो जाएंगे और दूसरे हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 4। नेक्स्ट, आराम से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझ के। अगर इंटरेस्टेड है तो समझिए, पार्टिसिपेट कीजिए कि क्या चल रहा है। लेवल थोड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इजी लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बीपीएससी कर रहे हो यार, मजाक थोड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये समाचार पत्र अधिनियम 1908 में ही आया था। फौजदारी कानून संशोधन ये भी 1908 में आया था। लेकिन ये जो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ये 1908 में नहीं बल्कि 1907 में आया था। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से मैं आज ही पढ़ा रहा था मॉर्निंग टाइम में, इवन कल भी मैं बताया था अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में। अमरकंटक जो है सतपुड़ा का विस्तार है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। अमरकंटक के पठार से प्रमुख 3 नदियाँ निकलती है। एक हमारी नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, एक हमारी है वो महानदी जो उड़ीसा में प्रवाहित होती है, और एक नदी है हमारी कौन सी, सोन नदी, जो झारखंड की ओर बिहार में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी भी यहाँ दिया है, सोन नदी में यहाँ दिया है, और यहाँ पे जोहिला नदी दी है, तो ये भी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, कुछ नहीं, इतने क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते हैं कि आप इजीली प्री निकाल लो। ठीक है, आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। जनवरी के फर्स्ट वीक में मेंस होने वाला है और 30 तारीख को प्री होने वाला है बीपीएससी का। इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। नेक्स्ट, कोकण में अप्रैल मई के महीने में होने वाली शाम की बारिश को क्या कहा जाता है? कोकण का क्षेत्र। तो जब आप भारत के मैप अगर आप देखे होंगे, भारत का मैप ये वाला क्षेत्र, तो आपको पता होगा ये जो तट है हमारा, इसे काठियावाड़ तट कहते हैं, इसे कहते हैं कोकण तट, इसे कहते हैं कन्नड़ तट, और इसे कहते हैं मालाबार तट, इसे कहते हैं कोरमंडल तट, इसे कहते हैं उत्तर सरकार, और इसे कहते हैं उत्कल तट। तो ये आपको पता होगा। ये बात कर रहा है किसके बारे में? कोकण तट के बारे में। कोकण यानी कर्नाटक के क्षेत्र के और गोवा के क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो वर्षा यहाँ पर होती है, ये होती है आम्र वर्षा, इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जबकि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। चिरांद
चेचर और मनेर। चिरांद जो है हमारा बिहार में किस क्षेत्र में है? तो बिहार का जो सारण जिला है यहाँ चिरांद है। चेचर वैशाली में है और मनेर जो है वो पटना में है। तो ये जो हमारा क्षेत्र होगा वो हो जाएगा नव पाषाणिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान कब आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया है, ठीक है। तो फाहियान लगभग 399 BC AD में आता है और ये रहता है कब? तो ये रहता है हमारा 414 AD तक, यानी लगभग 15 वर्षों तक ये फाहियान रहता है भारत में। इसमें से 3 वर्षों तक ये बिहार के क्षेत्र में ये गुजारता है, खास करके पटना के क्षेत्र में। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपनी राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की थी? बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी की राजधानी बिहार में उदंतपुर में था, जिसे वर्तमान में बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन में बिहार में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीतामढ़ी का क्षेत्र। अब आप कमेंट में हमें बताना कि सीतामढ़ी का क्षेत्र किस प्रमंडल में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो बिहार में जो पत्रिकाएं निकली है उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित कर दिया गया था? मुगल साम्राज्य, मुगल बैठते कब है गद्दी पर? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है, इसके बाद मुगल साम्राज्य आ जाती है। बाबर 26 में बैठते हैं और 30 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1580 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मुचिलिंड झील पाई जाती है? तो मुचिलिंड झील और कहीं नहीं, बिहार के राजगीर के क्षेत्र में है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। बढ़िया से पहले क्वेश्चन ही देख लीजिएगा, क्वेश्चन से आपको ऑप्शन, कभी कभी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंगी हड़ताल कहाँ हुआ है? छपरा जेल में। अब पूछा जा रहा है कि इसमें मांग क्या था, डिमांड क्या था? तो डिमांड था हमारा क्या था? स्वदेशी वस्त्र की मांग थी, ठीक है, कि हमें स्वदेशी वस्त्र चाहिए क्योंकि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस गुणसूत्र के विकार उत्पन्न होते हैं? 22वां, 21वां या 23वां? तो डाउन सिंड्रोम का गुणसूत्र होता है हमारा 21वां जोड़ा गुणसूत्र। अब साइंस का क्वेश्चन मिलने वाला है, जिनके भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन। नेक्स्ट, सफेद जंग रोग, आज ही मैं पढ़ाया था, सफ़ेद जंग रोग किस में होता है? ठीक है, इसे रस्ट कहते हैं, वाइट रस्ट नामक बीमारी। तो वाइट रस्ट नामक बीमारी किस में होती है? वाइट रस्ट नामक बीमारी जो होती है ये होती है कवक के कारण, राइजोपस के कारण होती है। अब हमें आप लोग बताना कि ये बीमारी किस फसल में लगती है, ठीक है, ये फसलों में होने वाली बीमारी है, तो ये आप बताना हमें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो, यानी 0, पीएच मान किससे किसके बीच होता है? 0 से 14 के बीच में, साथ हमारा न्यूट्रल, इधर हमारा एसिड और इधर हमारा बेस, तो इस प्रक्रम में क्या होगा? तो प्रबल एसी होगा, एसिड प्रबल होगा मजबूत, और क्षार क्या होगा? कमजोर, क्योंकि क्षार जो होता है वो 7 के बाद पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातु हमारी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? CaOCl2, यह है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में सिंपल सा पूछ लेता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च या फरवरी से मार्च? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब ये क्या है भाई? तो ये हमारा है जून से जुलाई, ये महीना पड़ता है। नेक्स्ट, एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है, 30% परिवार के पास भैंस है, 15% परिवार के पास गाय भैंस दोनों है। तो गांव में कुल 96 परिवार है, तो कितने परिवार के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, सर्कल सर्कल खेलते हैं, ये सर्कल ये सर्कल। 60% क्या है? 60% हमारा गाय है, और 30% क्या है? तो 30% हमारा है भैंस, बफेलो, ठीक है। तो यहाँ अगर 30 है तो ये हमारा 15 हो जाएगा,
और ये हमारा 15 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 45। ये सर्कल पूरा 60 का बन गया और ये सर्कल हमारा पूरा कितना का बन गया 30 का। टोटल कितना का बन गया, तो टोटल बन गया 75%। 100 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है 25%। अब 100% का वैल्यू कितना दिया है, तो 100 बराबर दिया है 96, तो 20 का वैल्यू अब कितना, 25 का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे 4 होगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे तो हमारा 24 होगा, यानी 24। तो 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये फिगर आपको आता होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, और ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी देता है, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है 8, 20, 40, 60 और 60। इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो, मैं इसे छोड़ दूँ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको सॉल्व करो। थोड़ा ट्रिकी है ना, ये कैसे सॉल्व होगा, जब आंसर कमेंट करना तो इसे मैं इसका सॉल्यूशन मैं कल वाले सेट में दे दूंगा, ठीक है, ये आपके लिए रहा। नेक्स्ट 16वें वित्त आयोग करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, कौन है, अरविंद पणगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 120वां इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं कौन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा। नेक्स्ट भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा, तो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव का संचालन होगा वो प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सरयू नदी में किया गया है। नेक्स्ट बंगाल के किस नवाब को मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई थी, मुंगेर में अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, ये और कोई नहीं हमारे थे, वो मीर कासिम भैया थे। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सूर्योदय योजना, तो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लेकर आया था, उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री एक नया योजना लेकर आए, और योजना के प्रचारक, योजना तो इतना भारत में आ चुका है कि आप योजना पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक नया योजना ये आया है रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए, ताकि क्या हो सके, जो गाँव में लोग हैं उनको बिजली की आपूर्ति हो सके काफ़ी कम दाम में, और ये काफ़ी अच्छा है। पहला प्लान है कि 1 करोड़ घरों के छतों पर ये सोलर पैनल लगाया जाएगा। नेक्स्ट फोर्स के हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन हो जाएगी, डॉलर नहीं, कुवैती दिनार। नेक्स्ट श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया, कब किया गया, तो ये सब पूछता है। अच्छा जो वो मंदिर है वो मंदिर कौन बनाया था, वो उसका वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार का नाम आप कमेंट में करना, मैं यहाँ आंसर इसका बता दे रहा हूँ, 22 जनवरी 2024। नेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, अच्छा यहाँ फीट गायब है, चलो यहाँ पे एक फीट दे देते हैं हम, 163 फीट, ठीक है। अब एक पूछता है ऊंचाई, दूसरा पूछता है दूरी। ऊंचाई अगर फीट में देखे तो 173, मीटर में देखे तो 53 मीटर, दूरी अगर पूछ ले तो 200 किलोमीटर। नेक्स्ट निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा देशांतर रेखा बिहार से गुजरती है, देशांतर रेखा, तो बिहार से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो बिहार से गुजरती है 85 से 88, और 85 से 88 के बीच में कौन है, तो बस एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे टाइपिंग में हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन, तिरहुत का क्षेत्र, तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था, तो ये ध्रुव दल का स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था कटिहार के क्षेत्र में, ठीक है। हो गया मेरा ख़त्म, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, अगर लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाय।